देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारी अड़ी में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान को अगले 2 घंटे का और इंतजार है बेसब्री के साथ। रात के 8 बजते ही टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम संदेश देंगे। क्या ऐलान करेंगे? लॉकडाउन 4 या अब लॉकडाउन नो मोर? क्योंकि हिंदुस्तान में कोरोना का मीटर लगातार बढ़ रहा है। संक्रमित 70,000 के पार हो चुके हैं। वहीं मौत का आंकड़ा भी 2,500 को छूने वाला है। ऐसे में मोदी के दिमाग में क्या प्लान है? क्या अब राज्य को लड़ाई लीड करने देंगे प्रधानमंत्री, या प्रधानमंत्री कोई रिलीफ पैकेज का ऐलान भी करेंगे? सवाल कई हैं, पर जवाब सिर्फ मोदी के पास है। कोई नहीं जानता कि उनके पिटारे में क्या है, पर कुछ तस्वीरें, वीडियोस ऐसी हैं जिसके सामने आने के बाद यह जरूर सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि पिछले 50 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका, बावजूद उसके कुछ लोग क्यों नहीं समझते लॉकडाउन का मतलब? क्यों बनते हैं लॉकडाउन के दुश्मन? क्या कोरोना काल में सबकी जिंदगी का जिम्मा सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने उठा रखा है? आज की अड़ी में इसी पर होगी बात। उससे पहले देखिए यह रिपोर्ट। भारतवर्ष उस वक्त का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, अब से ठीक 2 घंटे बाद, जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश देना शुरू करेंगे। तो हर एक हिंदुस्तानी गौर से सुनेगा कि क्या लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान होगा, सुनेगा कि क्या लॉकडाउन से छूट का ऐलान होगा, सुनेगा कि क्या लॉकडाउन में शर्तों के साथ कामकाज का ऐलान होगा। लॉकडाउन थोड़ा और बढ़ना चाहिए। हमें लगता है कि लॉकडाउन जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और बाहर से जो भी आ रहे हैं तो और परेशानी बढ़े, उससे अच्छा है कि थोड़ा लॉकडाउन और बढ़ा के इसको संतुलित किया जाए। तो बढ़ना चाहिए, बट ये भी है कि पीपल विल सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग में क्या प्लान है, वो क्या सोच रहे हैं? ठीक 2 घंटे बाद कौन सा खाका देश के सामने रखेंगे? हर देशवासी को इसका इंतजार है। पर हिंदुस्तान में कोरोना मीटर की रफ्तार तेज हो चुकी है। अब तक 70,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 2300 से ज्यादा की जान जा चुकी है। बावजूद इसके चंद तस्वीरें ऐसी हैं जिसे अगर प्रधानमंत्री मोदी ने देखा होगा तो वो जरूर सोच रहे होंगे कि क्या लॉकडाउन का पालन करना लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? क्या लोग नहीं समझ रहे हैं कि कोरोना काल में सियासी रोटी सेकना बेहद ही खतरनाक है? अब जरा ये तस्वीर देखिए। पर्सनल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई, न दूरी का ख्याल, न मास्क की चिंता। अब ऐसी तस्वीरें देखकर प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग में क्या चल रहा होगा? क्या वो इन तस्वीरों को देखकर लॉकडाउन खत्म करने के ऐलान की हिम्मत जुटा सकते हैं? क्या ऐसे लोग ही लॉकडाउन के दुश्मन नजर आते हैं? देश को पटरी पर लाने के लिए हिंदुस्तान की सरकार राज्यों के साथ मिलकर रेल सेवा शुरू कर चुकी है। 15 स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली से अलग अलग रूटों के लिए निकलने लगी। इससे पहले श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाए गए, अलग अलग राज्यों में फंसे हुए मजदूरों को निकालने का काम किया गया, पर इसमें भी चंद लोग सियासत करने से बाज नहीं आए। सोनिया गांधी ने दिया है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिया है। आपकी टिकट का खर्चा, आपका घर जाने का खर्चा कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी कर रही है भैया, सोनिया जी। तस्वीरें कहा कि इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में क्या ऐसी राजनीति शोभा देती है? क्या सभी का फर्ज नहीं है कि मोदी के साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई की रणनीति बनाए? पर प्रधानमंत्री को ऐसी राजनीति की फिक्र नहीं। उन्होंने कल मुख्यमंत्रियों के साथ मैराथन मीटिंग के बाद आज रात 8 बजे राष्ट्र के नाम संदेश देने का फैसला किया है। क्या होगा फैसला? क्या होगी रणनीति? सस्ती सियासत और गैर जिम्मेदार हरकतों के बीच अभी हमको उम्मीद की किरण ये नजर आ रही है कि दूसरे देशों के मुकाबले हमारा देश बेहतर कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगाहों में कौन से मुद्दे अहम हैं जिसको लेकर रात 8 बजे वो आपके सामने आएंगे?
हम समझेंगे सियासी मेहमानों से जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। पप्पू यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जन अधिकार पार्टी के प्रेम शुक्ला आपको नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अभय दुबे आपको दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस की तरफ से विचार रखेंगे, अजय आलोक आपको दिख रहे हैं जेडीयू के नेता, और इसके अलावा रजनीश कपूर डॉक्टर साहब मेदांता हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ेंगे। तो 4 सियासी मेहमान और एक डॉक्टर विशेषज्ञ आपको बताएंगे कि लॉकडाउन एक्सटेंड हो सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग में क्या बातें हो सकती हैं, आंशिक रूप से एक्सटेंड किया जाएगा, जरूरी सेवाएं बहाल होंगी लेकिन एहतियात बरती जाएगी, या एहतियात के साथ अब दुनिया खोल दी जाएगी और देश खोल दिया जाएगा। हमारे मेहमानों का रुख करें उससे पहले आपको यह बता दें कि बल्कि शाम 7 बजे प्रधानमंत्री के उद्बोधन के 1 घंटे पहले आप ये भी देखेंगे कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, प्रधानमंत्री के इस उद्बोधन में किन बातों का जिक्र होना चाहिए। और इसको लेकर टीवी 9 भारतवर्ष एक सर्वे कर रहा है जिसमें आप से ही सवाल पूछे जा रहे हैं, जिनको आप लगातार नीचे फ्लैश होता हुआ देखेंगे, और उस पर आप बताएंगे कि प्रधानमंत्री के इस उद्बोधन में किन बातों का जिक्र होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आइए इस चर्चा की शुरुआत करें, किन बातों का जिक्र हो सकता है या किन बातों का जिक्र होना चाहिए, प्रेम शुक्ला साहब। देखिए, प्रधानमंत्री जी के समक्ष मुख्यमंत्रियों ने, विविध प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी बातें रखी हैं। अब मुख्यमंत्रियों ने जो बातें रखी हैं, किस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जन से लेकर जग तक हमको जो है आदमियों के हर व्यक्ति का, हर नागरिक के स्वास्थ्य की भी हमको चिंता है, लेकिन साथ ही साथ हम अर्थव्यवस्था को कैसे गति दे सकें। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल मुख्यमंत्रियों की बैठक में जो बात कही कि अब कोरोना के संदर्भ में जब लॉकडाउन शुरू किए थे से लेके अब जब लॉकडाउन के हम चतुर्थ चरण के मुहाने पर खड़े हैं, तो उस समय हमको ज्योग्राफिकली भी पता लग चुका है कोरोना कहाँ पर है, किस इलाकों में है, कंटेनमेंट जोन्स कौन है, हमको कहाँ पर जो है रियायतें दी जा सकती हैं और कहाँ रियायतें नहीं दी जा सकती हैं, और आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के संदर्भ में हम क्या कदम उठा सकते हैं। इस संदर्भ में प्रदेशों से उनका ब्लूप्रिंट भी मांगा गया है, जो 15 मई तक प्रदेशों से अपेक्षा है कि प्रदेशों के मुख्यमंत्री अपना ब्लूप्रिंट देंगे। तो प्रधानमंत्री जी का हम जो अपेक्षा करते हैं कि जन से लेकर जग तक हमको जो है स्वास्थ्य भी सतर्कता के साथ स्वस्थ भी रहना है, और हमारी अर्थव्यवस्था को भी स्वस्थ रूप से संचालित करने के संदर्भ में उचित जो निर्णय हैं वो लेने हैं। अनुशासन हमारे जीवन में कितना हम अपनाते हैं ये बात भी हमको मालूम है, और आगे की चुनौतियां भी हमको पता हैं। अभय दुबे साहब, आपकी अपेक्षा क्या है, किन बातों का जिक्र होना चाहिए आज? देखिए, सबसे पहली बात तो जो लगातार चीफ मिनिस्टर्स ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मीटिंग में कही है, वो बात मैं प्रमुखता से रखना चाहता हूँ। सारे मुख्यमंत्री ने पहली मीटिंग से ये कहना प्रारंभ किया कि इसको डिसेंट्रलाइज कीजिए, केंद्रीय स्तर पर ना तो आप जोन डिसाइड कीजिए, ना स्टेट्स के निर्णय लीजिए, सिर्फ फैसिलिटेट कीजिए, इन्वर्टेड पिरामिड अप्रोच अपनाइए, आप सिर्फ फैसिलिटेटर बनिए, जो बेस लाइन है उसको डिसाइसिव रोल प्ले करने दीजिए। ये बात सारे चीफ मिनिस्टर्स ने लगातार की, और मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री जी शायद उसी लाइन पर बात करेंगे। मुझे लगता है कि राज्यों को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्र अधिकार दिए जाएं, उनको कैसे इसको हैंडल करना है इस बारे में। जैसे अमरिंदर सिंह जी ने बहुत ही अच्छी बातें बताई, उन्होंने प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लाया कि जिन क्षेत्रों को आपने रेड जोन बताया है वहां पर कोई भी प्रकरण बीते कई दिनों से नहीं है, वहां हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है। अगर हमको इंडस्ट्री चालू करने की अनुमति दी जाती तो जो मजदूर बड़ी संख्या में वापिस अपने राज्यों में गए हैं, खासकर यूपी बिहार में, वो रुक जाते। 30% तो हमने उनको इस उम्मीद के साथ रोके रखा है, अगर आप अनुमति देंगे तो हम उनको रोक लेंगे। तो ये सारे ऐसे इश्यूज थे कि अगर पहले दिन से ये बात केंद्र की सरकार मानती तो मुझको लगता है कि इन परिस्थितियों में हम नहीं जाते। उन्होंने सेंट्रल रेवेन्यू शेयर का मुद्दा उठाया और ग्रांट का उठाया कि राज्यों को नहीं मिल रही है। डिजास्टर मैनेजमेंट में जितना पैसा हर साल मिलता है उतना मिला है, कोविड-19 के लिए किसी भी स्टेट को स्पेसिफिक पैकेज नहीं मिला, शायद इसीलिए नीतीश कुमार जी ने भी उसकी डिमांड की और सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी मुझे लगता है कि इस ओर आज ध्यान देंगे और इस पर खुलकर अपनी बात देश के सामने रखेंगे। अजय आलोक साहब, तो राज्यों की जो अपेक्षा है, खास तौर से उनको कितने पैसे केंद्र से मिले कोविड-19 से निपटने के लिए, क्या इसमें एक बड़ी अपेक्षा है क्या इस बात को लेकर? बात अपेक्षा की नहीं है। आज सारे राज्य जो हैं वो अपने लेवल पे जितनी उनकी यथाशक्ति है उससे ज़्यादा ही खर्च कर रहे हैं।
समस्या बहुत मल्टीप्रॉन्ग में है। अभी तक जीएसटी रिटर्न्स केंद्र से नहीं आया है, तो सभी राज्यों ने डिमांड किया कि जीएसटी का लाभांश वापस करने, सकल घरेलू उत्पाद से हम कितना लोन ले सकते हैं उसकी सीमा बढ़ाने के लिए केंद्र से गुजारिश की गई, क्योंकि अल्टीमेटली ये लड़ाई अभी 2 महीने की हो गई, अभी कम से कम 6 महीने और चलनी है। और साथ में साथ इकोनॉमिक स्थिति हर राज्य की चरमरा सी गई है, तो सबको देखते हुए केंद्र को एक इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज राज्यों को भी देना पड़ेगा और एक जनरल पूरे देश के लिए करना पड़ेगा। तो वो तो अलग होगी इकोनॉमिक स्थिति, लेकिन साथ के साथ कोरोना को भी कैसे हम लोग टैकल करते हैं, इसमें केंद्र का कितना सहयोग रहता है और लॉकडाउन की इसमें क्या और उपयोगिता हो सकती है। जैसे आज की तारीख में अगर हम ट्रेन खोल दें या डोमेस्टिक ट्रैवलिंग खोल दें, हाईवे खोल दें या बस खोल दें, तो ये पिछले 50 दिन की जितनी हमारी उपलब्धि है कहीं वो शून्य में ना चली जाए, क्योंकि प्रवासी मजदूरों के इधर से उधर आगमन से हमने देखा है कि हर राज्य में केसेस बढ़े हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हर जगह केसेस बढ़े हैं, 5 फोल्ड्स में बढ़े हैं। तो जब तक ये प्रवासी मजदूरों का मूवमेंट सेटल नहीं हो जाए और उसके बाद कम से कम 12 दिन का पीरियड नहीं निकलता है, मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी लॉकडाउन खोलना, खासकर यातायात के संबंध में, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो रोडवेज हो, चाहे वो एयरलाइन हो, ये कहीं से उचित नहीं होगा। बिहार के मुख्यमंत्री ने भी इसको लेकर चिंता जाहिर की है, लेकिन आपने जो बात कही, जीएसटी का पैसा आना अभी बाकी है, राज्यों की अपेक्षा है, लेकिन इसके बीच में यह भी समझना होगा कि केंद्र की भी क्या लिमिटेशन है। पप्पू यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजीव रंजन साहब। पप्पू यादव साहब, कैसा काम हो रहा है अभी, और राज्यों की ये जो शिकायत है और मदद मिलने के संदर्भ में आपको लगता है कि ये एक बड़ी बात है और इसका जिक्र होना चाहिए क्या आज के उद्बोधन में? देखिए, जीएसटी को लेकर के तो अभी बहुत बड़ा घोटाला का मामला आने वाला है। आप और कुछ दिन रुकें तो पता चलेगा। लेकिन बिहार आज नहीं, बिहार विशेष राज्य या विशेष पैकेज की बात, ये सारे अभी लंबे है। पीएम केयर्स फंड भी आप कई बार मामले आ चुके हैं कि उसको ऑडिट का भी सवाल है। पीएम केयर्स फंड से हम क्यों नहीं, प्रवासी मजदूरों के सवाल पर आज शायद प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से कुछ बोलेंगे। 2-4 बार मुख्यमंत्री से जो बातचीत हुई उसमें प्रवासी मजदूर को लेकर के बहुत सारा बिंदु पर बात नहीं हुई। बहुत जल्दीबाजी हुआ। श्रमिक कानून 3 स्टेट में लगभग समाप्त कर दिए गए, उनके अधिकार से उनको वंचित कर दिया गया। मुनाफाखोरों को बहुत ज्यादा बेनिफिट इस बीच में मिली है। लगभग हिंदुस्तान में बराबर अभी जो बात उठ रही थी कि अमुक मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि अर्थव्यवस्था को लाना है तो इससे ज्यादा क्या होगा कि हमारे जो मजदूर हैं रुक जाएंगे। अरे भैया, आपने 59 दिनों में, 50 दिनों में कोई भी जो ठेकेदार हैं, आपने बिजली पानी बंद कर दी। लगातार मजदूरों पर लाठी, आंसू गैस, गोली। सूरत में, गुजरात में जो सबसे बड़ा हीरा व्यापारी है, सबसे ज्यादा पलायन उड़ीसा, बिहार और अन्य स्टेट के लोगों ने किया। आप हरियाणा में सबसे ज्यादा मारे, आपने बंधक बना लिया, ट्रेन कैंसिल करवा दी। आपके मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र कह रहे हैं कि हमने रेलवे मंत्री से बातचीत किया है, उत्तर प्रदेश सबको हम भेज रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने सारा पैसा दे दिया और बगल के गुजरात और बगल के स्टेट को 300 बस दे दिए कि हम अपने पैसे से आपके यहां भेजेंगे बगल में, और लगभग पैसे दे दिए। और आप कह रहे हो कि अब जो बातचीत है, लगभग देखिए, आप अर्थव्यवस्था की बात अब आप कर रहे हो। पहले आप कर रहे थे जान है तो जहान है, अब आप कर रहे हो जहान है तो जान है। पहले आपको भूख की चिंता नहीं हुई, पहले आपको रोटी और रोजगार की चिंता नहीं हुई। सबसे पहले तो पप्पू यादव साहब, जान को बचाने के बारे में ही सोचा जाएगा ना। इस प्रायोरिटी ऑप्शन में इसमें कंफ्यूजन कहाँ है? सबसे पहले तो आप जान बचाने के बारे में सोचेंगे, फिर रोटी के बारे में सोचेंगे, इसमें कंफ्यूजन कहाँ है? भैया, कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूजन तो थी ना जब आपने लॉकडाउन किया, तब आप बाराती को लेके आए, बाहर से आपने सबको लाया। अभी जो आलोक जी बोल रहे थे, अभी तक हम विदेश के बारातियों को ला रहे हैं। ये कोरोना वायरस लाया कौन गए? सबसे ज्यादा दिल्ली में कौन आया, अहमदाबाद में कौन आए? विदेश से 15 लाख लोगों को लाया। मजदूर तो लाए नहीं कहीं भी। जांच तो कहीं मजदूर के पास यदि पॉजिटिव है, कहीं भी होगा। ये लंबी बातचीत आप कर रहे हैं। तब जब हम लॉकडाउन किए थे तो 500 था, आज 70,000 क्रॉस कर गए। क्या हुआ? क्यों आप दारू का आपने मधुशाला को खोल दिया, आप लगभग लॉकडाउन की प्रक्रिया को खोलने की ओर जा रहे हैं। आप क्यों
आज क्यों लॉकडाउन की प्रक्रिया को खोलने की ओर जा रहे हैं जब 70,000 आप क्रॉस कर रहे हैं? आज नहीं, तो ये बात तो कही ना प्रधानमंत्री ने कि पहले चरण में जो प्रायोरिटीज थी वो दूसरे चरण में बदली हैं, दूसरे चरण की जो थी वो तीसरे चरण में बदली हैं। तो आपको डायनेमिक रखना पड़ेगा अपनी स्ट्रैटेजी को। लेकिन प्रेम शुक्ला साहब से मैं इसका जवाब लूंगा। प्रेम शुक्ला साहब, शुरुआत में ही कुछ गलतियां कर दी गई क्या, जिनको बाद में, जिनमें लीपा पोती या जिसमें डैमेज कंट्रोल ये सब कोशिश की गई बाद में करने की? ये संकट ऐसा है कि भाई अगर शुरू के समय अगर लॉकडाउन उस समय लॉकडाउन नहीं कर दिया गया होता तो आपकी स्थिति आज क्या यही होती? क्या सिर्फ हमारे देश में क्या 70,000 कोरोना पेशेंट होते? ये विशेषज्ञों का भी कहना है कि भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या दुगनी होने में 11 दिन का समय लग रहा है, जबकि देखिए जहां पर लॉकडाउन करने में देरी की गई, विशेष करके यूरोपीय देशों में, वहां 2.5 दिनों में दुगना होने की संख्या हुई। तो लॉकडाउन का अच्छा परिणाम तो हर कोई बता रहे, लेकिन अब इसको जो है कोई उसमें भी छिद्रान्वेषण करना चाहे तो ये उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। दूसरी बात, इन्होंने अभी पप्पू यादव जी ने बड़ी प्रशंसा की महाराष्ट्र की सरकार। पप्पू जी देख रहा हूं मैं, आपके पास आऊंगा। इनकी जानकारी के लिए बता दें, महाराष्ट्र में जहां पर कांग्रेस हिस्सा है महाराष्ट्र की सरकार का, वहां पर परसों ही एक एनजीओ की सर्वे रिपोर्ट आई है जो वहां सिविक वर्क्स में बहुत प्रभावी एनजीओ है। उसने कहा 96% प्रवासी मजदूरों को मार्च, अप्रैल और मई के 15 मई के पहले, मतलब इस समय जो समय बीता है, इसमें 96% प्रवासी मजदूरों को राशन ही नहीं मिला। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन करते समय पहली बार में कहा कि हम जो राशन दे रहे हैं, जिनके पास राशन कार्ड है, जिनके पास नहीं, हर किसी को दीजिए। जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सेस है उसका 31,000 करोड़ रुपए राज्यों को केंद्र सरकार ने भेजा। महाराष्ट्र के बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के सेस में 9,000 करोड़ रुपए हैं, सिर्फ 450 करोड़ रुपए इश्यू हुए। अगर वो फंड भी सिर्फ लोगों को भोजन कराते ना, तो मुंबई जब सबसे अधिक जहां से पलायन हो रहा है, मुंबई में ये पलायन की स्थिति नहीं होती। मैं स्वयं मुंबई में बैठा हुआ हूं। राज्यों ने ध्यान नहीं रखा इसलिए पलायन हुआ है। पप्पू यादव इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? पप्पू यादव, आ रहा हूं प्रेम शुक्ला जी, और मैं उसके बाद डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा समझने के लिए आगे क्या होना चाहिए। पप्पू यादव सर, मैं पहले ये बता देना चाहता हूं कि इनसे आप पूछिए, यदि राज्यों ने नहीं किया तो केंद्र की क्या जिम्मेदारी बनती है? एक 500 रुपया, ये क्या इनकी जिम्मेदारी बनती क्या है? 1,000 रुपया 1 किलो दाल 23 तारीख को मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने 1 किलो दाल 26 तारीख हो गया। रामविलास पासवान ने कहा कि मेरे पास राशन कार्ड का कोई 14 लाख का कोई नाम नहीं है। लड़ाई चल रही है और 70 से 80 लाख मजदूर सिर्फ एक स्टेट के, बिहार के हैं। 5 करोड़ 40 लाख, लगभग 7 करोड़ मजदूर का सवाल है। 1 करोड़ के लगभग सिर्फ बिहार है और अभी तक महाराष्ट्र और दिल्ली, पंजाब और कलकत्ता से कोई ट्रेन, लगभग 2 ट्रेन चली, जिसमें भी लड़ाई आम आदमी पार्टी और बिहार की चल रही है। मैं तुम मजदूर श्रमिक को लेके चल रहा है। मेरा सवाल यह है कि महाराष्ट्र की सरकार ने यदि नहीं दिया, वो कह रहे हैं, मैं उस पर मैं राजनीति मजदूर पर नहीं करूंगा। मैं लगातार, जब दिल्ली में पप्पू यादव एक लोगों तक राशन और पैसा पहुंचा रहा है, यहां पर जहां पर प्रधानमंत्री हैं, सभी लोग हैं, यहां मुख्यमंत्री है, कैपिटलिस्ट है, जब यहां पर 700 एमपी, राज्यसभा एमपी हैं, सबकी जिम्मेदारी बनती है। एमपी क्या कर रहे हैं, एमएलए क्या कर रहे हैं? जब ये चुनाव लड़ते हैं करोड़ों, 100 करोड़, 200 करोड़ रुपया, तो आप ये कह रहे हैं कि मजदूरों की कोई नहीं सोचता? प्रेम शुक्ला साहब, इस पैसे की क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या ये भूख? आ रहा हूं अभय दुबे, अजय आलोक आपके पास आऊंगा प्रेम शुक्ला जी के जवाब के पास। मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा। जी, मैंने अभी इनको बताया, मजदूरों के संदर्भ में केंद्र सरकार ने सिर्फ बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए 31,000 करोड़ रुपए इश्यू किए। सिर्फ महाराष्ट्र में 8,500 करोड़ का फंड है, लेकिन 450 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो अब अगर राशन का डिस्ट्रीब्यूशन किसके पास है? पप्पू यादव जी जानते हैं, केंद्र सरकार जो है पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन का कोई सिस्टम केंद्र सरकार नहीं रखती, राज्यों के पास है। राज्यों को जब राशन दिया गया तो क्या राज्यों ने उस राशन का सम्यक वितरण किया क्या? और जहां से शिकायतें, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यहाँ पर लेबर के बोर्ड बनाने की बात थी ताकि लेबर को पैसा दिया जाए, उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सके। उसकी साहब, उनका कहना यह है कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है, न केंद्र, न राज्य, न वो लोग जो आकर ध्यान दे सकते हैं एमपी एमएलए होने के नाते। डॉक्टर रजनीश कपूर, आगे आपको क्या लगता है, लॉकडाउन एक्सटेंड किया जाना चाहिए, सख्ती के साथ किया जाना चाहिए, या लिबरल हुआ जा सकता है? आपका नजरिया?
देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये है, जो पीछे लॉकडाउन हुआ और 1-1.5 महीना हमने देखा सारा, उसमें कोविड के नंबर जरूर बढ़े, बट इंडिया इज स्टिल फॉर्चुनेट टू हैव अ लो मोर्टेलिटी रेट। सो कोई करीब 2000 के करीब मोर्टेलिटी है अभी तक। और एक और फियर जो अभी तक हमारे सर पे मंडरा रहा था, दैट इंडियन हॉस्पिटल्स विल गेट ओवरवेल्म्ड बाय कोविड पेशेंट्स, वो नहीं हुआ। सो हॉस्पिटल्स में बहुत ऐसी मारामारी या वेंटिलेटर या हॉस्पिटल बेड्स ओवरवेल्म्ड नहीं है कोविड के साथ, ये फियर घटता नजर आ रहा है। सो नो डाउट दैट कोविड इज अ बिग प्रॉब्लम ऑन आवर हेड्स, बट जिस तरह उसका बिहेवियर इंडिया में रहा, 70,000 के करीब पेशेंट तो इन्फेक्ट हुआ, बट मोर्टेलिटी कम है। तो क्या 1 लाख अगर पेशेंट होना है तो उसका जो लॉकडाउन का इफेक्ट है उसके कारण सारा देश भुगते? I think it has to be a middle path. It's going to be a tough call. It's not an easy call. But जो middle path है वो लेना पड़ेगा, that relaxations कुछ और देकर हम कुछ restrictions रखते रहें ताकि कोविड का आगे इन्फेक्शन ना हो, आगे तेज गति से ना बढ़े, और हम इकोनॉमिक। लेकिन ये फाइन ट्यूनिंग कैसे होगी? क्या इसकी फाइन ट्यूनिंग जैसा आप बता रहे हैं, देखिए एक तरफ तो ये भी है कि वो बेशक कम सही, लेकिन मोर्टेलिटी तो है इसमें। इसको फिर ध्यान रखते हुए क्या हम वो बलि देने के लिए, उतनी बलि देने के लिए तैयार हैं क्या? और नहीं तो फिर कैसे करें? क्या सोशल डिस्टेंसिंग और अनुशासन लोगों को जीवन शैली में कसम खाकर अपना लेना चाहिए? क्या ये बात हम इम्बाइब करा पाएंगे क्या अपने देश के हर एक नागरिक में? क्या होना चाहिए मैं आपसे समझूंगा, लेकिन पप्पू यादव साहब आपको मैं बता दूं कि जब आप बीच में बोलते हैं ना, जब बाकी वक्ता बोल रहे होते हैं तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही होती, आप सिर्फ हाथ हिलाते हुए या बोलते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। तो जब आपके पास में आऊंगा तब आप अपनी बारी में बोलिएगा। सर डॉक्टर साहब अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं भी, इसमें जो ट्रेसिंग और पेशेंट जो कोविड के पेशेंट्स हैं उनको प्रॉपरली ट्रेस करके आइसोलेट किया जाए, वही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, और वही चीज आगे कोविड को रोकने से, आगे फैलने से रोकेगा। सो जहां आप कह रहे हो दैट सोसाइटी हैज टू एक्सेप्ट दीज नॉर्म्स, द सोशल डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन, मास्क, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आई थिंक इसको धीरे धीरे एक लॉ के तरीके से लेना पड़ेगा। तो अब हमारी स्थिति बेहतर है क्या सर टीटीआई के हिसाब से? क्या टेस्टिंग, ट्रेसिंग और आइसोलेशन के हिसाब से अब हम लोग बेहतर हैं? एब्सोल्युटली हम बेहतर हैं, बट और बेहतर होने की जरूरत है। सर लेकिन क्या 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी का हम कर सकते हैं हर किसी का सर टेस्टिंग? ये भी मैं आपसे समझूंगा, लेकिन पप्पू यादव साहब के पास मैं एक बार फिर जाऊंगा। जाने के पहले कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा। ये तस्वीरें हम दिखाते हुए राजीव रंजन साहब के पास, पप्पू यादव के पास जाएंगे। अभी जबकि अनुशासन की बात हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग या जिसको पर्सनल डिस्टेंसिंग अब कहा जाने लगा है, उसको कसम खाकर फॉलो करने की बात हो रही है। 2 गज की दूरी हम किसी भी सूरत में ना भूलें, प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे हैं, क्योंकि अभी जब तक आपके पास दवाई नहीं है, आपके पास वैक्सीन नहीं है, केवल आप प्रिवेंशन के द्वारा ही आप बीमारी से दूर रहकर ही खुद को बचा सकते हो। एक बार अगर हो गई तो फिर बहुत सारी चीजें इफ और बट में फंस जाती हैं। इसलिए ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, पप्पू यादव साहब की मंशा ये है कि बिहार के जो लोग फंसे हुए हैं और घबराहट में हैं, बेचैनी में हैं, उनको उनकी जगह तक पहुंचाया जाए, और इसके लिए तमाम लोग आगे आएं, उसमें सरकारें भी हों। लेकिन अगर ये नहीं हो रहा है तो उनका कहना यह था कि मैं पुलिस के आग्रह पर लोगों से बातचीत करने और उनको समझाने के लिए पहुंचा था। पप्पू यादव आपको नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में, और सामने लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या इस समय हम वो ढर्रा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है क्या जिसमें आज तक हम चलते आए हैं? लोगों से मिलना मिलाना, करीब होकर बात करना, आपस में उतनी दूरी में बैठ जाना जो कोरोना के हिसाब से असुरक्षित है। पप्पू यादव साहब, क्या आपको लगता है आपसे ये गलती हुई है? बेशक लोगों की भलाई करने आप गए थे, लेकिन आपसे ये गलती हुई है, आपको लगता है? देखिए मैं मुझे खबर मिली। एक बार पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने यही बात अभी कहा कि आप गुजरात में आप मारे जा रहे हैं, मजदूर ट्रेन से कटे जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, 1.5-2 लाख मजदूर बिहार पहुंच रहा है, साइकिल टमटम से बंगाल पहुंच रहा है। आप वो बातें हमने सुन ली पप्पू साहब, आप पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। बहुत विनम्रता से वापस मैं आपसे ये सवाल करूंगा, यहां आपसे गलती, इस घटना की बात करें, यहां गलती हुई है क्या? आपसे चूक हुई है? मैं वही बात आपको बता रहा हूं कि
मैं वहां पर 1 मिनट के अंदर जब इन लोगों ने भी वहां पर बिहार जाने के लिए अपने राइट्स को कहा, तो मैं तुरंत वहां पर उनको कहा कि मैं भेजूंगा, आप लोग जाएं, और वो लोग तुरंत डिस्पर्स हुए। वहां के एसएचओ ने उनको कहा कि आप चिंता मत करिए, भेजने की जिम्मेदारी होगी। 9 बस दिल्ली सरकार के द्वारा उनको परमिशन करवाया गया और उनको भेजने की व्यवस्था की गई। मैं अपने तरफ से 9 बस दिया उनको, बस इतना ही है। सोशल डिस्टेंस देखिए, अभी जो बात आप कर रहे थे, 130 करोड़ लगभग हिंदुस्तान में लोग हैं और बिहार में 350 डॉक्टर अभी तक अपने काम पर नहीं आए और सबसे ज्यादा कम जांच हुआ है बिहार में। सैनिटाइजर नहीं है, आपको आश्चर्य होगा, भीख मांगते मांगते बिहार थक गया। अरे आपका ट्वीट भी हमने पढ़ा, उसमें कई चीजें नुमाया हो रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपको तकलीफ नहीं थी यहाँ पर लोग जिस तरीके से बैठे हुए थे उनमें संक्रमण का खतरा है। लेकिन अजय आलोक से मैं इस बात का जवाब दूंगा। अजय आलोक साहब, जब आपने ये तस्वीरें देखा और पप्पू यादव अभी जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं? देखिए दिनेश जी, ये तस्वीरें देख के मुझे कुछ नहीं, पप्पू जी से मेरा व्यक्तिगत संबंध है, मुझे इनके स्वास्थ्य की चिंता होती है। ये इतनी भीड़ इकट्ठा एक जगह, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, सारी भीड़ एक जगह सट के खड़ी है। ठीक है, समस्या है, मैं मानता हूँ, लेकिन पप्पू जी के भी स्वास्थ्य को लेकर मुझे चिंता होती है। इस तरह की हरकतें अभी तो नहीं करनी चाहिए। बहरहाल पप्पू जी खुद बहुत मैच्योर्ड आदमी हैं, अपना निर्णय खुद ले सकते हैं, इसलिए वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये तो उनका विचार है। लेकिन आज के तारीख में ये सच्चाई है कि आप आलोचना करके सिर्फ नहीं निकल सकते हैं, जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। बहुत अच्छी बात है, पप्पू जी ने हमेशा मदद की है, चाहे पटना जब डूबा, जब बिहार में सूखा पड़ता है, मदद करते हैं। उन्होंने एक बात कही, हम भीख मांगते मांगते थक गए। ऐसी कौन सी बात है या भीख है जो ये लगातार जिसके बारे में कह रहे हैं और इनको मिल नहीं रही है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि पप्पू जी की नाराजगी किससे है, बिहार सरकार से है, केंद्र सरकार से है, कि अरविंद केजरीवाल से है, कि कांग्रेस सरकार से, किससे पूछ लें क्या, जरा उनसे पूछ लें, फिर आपके पास आता हूं। पप्पू यादव किस पर नाराजगी है? केजरीवाल के साथ बैठ के बिहारियों को भेजने की बात करने लगते हैं। आप तो शायद समाधान भी हो। दुनिया को आप अगर कह देंगे दुश्मन है तो फिर आलोक बाबू आप भी जानते हैं कि आपने वेंटिलेटर मांगा, आपने किट्स मांगे, आपने सैनिटाइजर मांगा, अब बिहार ने विशेष पैकेज मांगा, बिहार जीएसटी, आप अभी खुद कहे कि जीएसटी नहीं मिली। मुख्यमंत्री ने केंद्र पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय बजट के लिए मांगा। आज तक 90 लाख ले लो, 80 लाख ले लो, कुछ मिला बिहार को? बिहार को किट्स मिले? बिहार को क्या सैनिटाइजर मिला? बिहार को क्या पीपी मिली? मतलब आपको बिहार सरकार से नहीं, आपको केंद्र से तकलीफ है। बिहार में मैं वही बात तो पूछ रहा हूं। और सबसे कम जांच कहां हुई? आप इनसे पूछिए ना। लगभग 40,000 क्रॉस नहीं कर सके हम अभी तक। क्यों, क्या कारण है? अजय आलोक, और जब सभी जगह क्वारंटाइन में आप रखते हो, वहां पर कोई फीवर का नहीं है, क्या कारण है कि जांच नहीं हुई बिहार में? ये तो आलोक बाबू बताएं। मैं आलोक बाबू के सलाह को मानूंगा, सोशल डिस्टेंस को एकदम मानूंगा, किसी भी कीमत पर मानूंगा मैं सलाह को। आज तक की तारीख में बिहार में ये आलोक बाबू आज तक 1 मिनट 6 सेंटर है बिहार में, और आज तक की तारीख में 40,000 पीसीआर टेस्ट हम कर चुके हैं, जिसमें से 726 आदमी अभी शाम तक पॉजिटिव आए हैं। NAT2 टेस्ट किट की केंद्र से हमने मांग की है कि हमें तुरंत चाहिए, और हमने प्राइवेट वेंडर से भी खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 1 मिनट सुन लीजिए ना। तो हम उम्मीद कर रहे हैं आने वाले 10 दिनों के अंदर हमारी जांच की कैपेसिटी कम से कम हो जाएगी 20,000। 10,000 तो मिनिमम हमने टारगेट किया कि हम पर डे करेंगे। आज की तारीख में हम पर डे 2100-2200 पर डे रोज कर रहे हैं। और दूसरी बात, सैनिटाइजर की डिमांड हमने कभी नहीं की। वेंटिलेटर्स हमने जरूर मांगे हैं, क्योंकि हर जिला स्तर पे जांच करना है। आपको ही पता है, पूर्णिया में मरीज आ गया है, आपके मधेपुरा में मरीज आ चुका है, तो हम हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स चाहते हैं। इसलिए हमने केंद्र को कहा कि वेंटिलेटर्स चाहिए होंगे, क्योंकि आज की तारीख में वेंटिलेटर की डिमांड पूरे विश्व भर से है। तो इसलिए कंपनीज डायरेक्टली नहीं, तो राज्य सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है पप्पू जी, और आपको थोड़ा धीरज रखना चाहिए। लेकिन अभय दुबे साहब, माफी के साथ आपके पास आ रहा हूं, कुछ विलंब हुआ आपके पास आने में। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आपने 2 बातें, अभी तो आपने एक ये देख लिया, हम एक खास तरीके की लाइफस्टाइल के आदी हैं, नेता भी उनमें शामिल हैं, मंच, माला, माइक
इसके बगैर काम चलता नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग उसमें कई बार किनारे छूट जाती है। हम सबको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो प्रधानमंत्री ने भी कहा है कल मुख्यमंत्रियों के साथ बात में, कि अब दुनिया बदलेगी। जैसे वर्ल्ड वॉर के पहले की दुनिया और अब की दुनिया का जिक्र होता है, अब प्री कोरोना और पोस्ट कोरोना का जिक्र होगा। तो क्या हम बदलने के लिए तैयार हैं? और दूसरे जो आपने कहा कि विकेंद्रीकरण होना चाहिए, अगर राजस्थान लॉकडाउन पहले ही अनाउंस कर रहा है कि 31 तारीख तक होगा और गाजियाबाद के डीएम कहते हैं कि हम अपना लॉकडाउन 31 तारीख तक रखेंगे, तो ये विकेंद्रीकरण की वजह से ही तो हो रहा है सर। नहीं, देखिए, जो केंद्र से गाइडलाइंस हैं वो जो इम्पोज की जा रही है उस पर राज्यों का प्रश्न है, और ये सिर्फ कांग्रेस शासित नहीं, भाजपा शासित राज्यों ने भी उठाया। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि अब लाइफस्टाइल में बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज हमारे आएगा, मगर जब जिंदगी दांव पर लगी हो ना दिनेश गौतम, जब पेट में भूख हो और बच्चे लाचार सड़कों पर पड़े हो, तो किसी भी बात का संज्ञान कोई मजदूर नहीं ले सकता। भारत के संविधान ने ये शक्तियां केंद्र सरकार को जानबूझकर सर, ये उसी चिंता की वजह से ये ट्रेन में टिकट बांटी जा रही थी कि सोनिया गांधी जी ने और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये टिकट भेजी है। अच्छी बात की। नहीं, ये देख लें सर, एक बार देख लें, ये तरीका देख लें, ये एक बार दिखाइएगा प्लीज। मैं ये भी समझना चाहता हूं अभय दुबे जी, क्या इस दौर में इस तरीके से सियासत भी हम करेंगे क्या सर? जरा ये देख लें, देखिए ट्रेन आ रही है और ट्रेन के पास ये कार्यकर्ता आपके टिकट लेकर पहुंचे, अच्छी बात है, लेकिन वहां ये कहना सर इस समय शोभा देता है क्या सर? ये कहना मैं जानना चाहूंगा आपसे, लेकिन पहले ये देखूंगा मैं ये तस्वीरें, इसको बड़ा कीजिए और इसमें क्या कहा जा रहा है वो भी जरा सुना दीजिए, फिर अभय जी के पास जाता हूं। प्रोडक्शन टीम, क्या हम तैयार हैं? वो अभी हम दिखा सकते हैं क्या? अगर अभी वो दिखा सकते हैं तो ठीक है, वरना मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं, जल्दी बताइए। हाँ, इसका जिक्र कर रहा हूं। आपकी टिकट का खर्चा सोनिया गांधी ने दिया है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिया है। आपकी टिकट का खर्चा, आपका घर जाने का खर्चा कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी कर रही है भैया, सोनिया जी। आपका घर जाने का खर्चा कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये सारा लिखा हुआ। हाँ जी, हाँ जी, आपका जितना खर्चा है कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये एक सारा पढ़ना है, सारा पढ़ना है, एक सुनो भैया। कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी का ये निश्चित रूप से महान काम है कि आप मजदूरों के विषय में सोच रहे हैं, लेकिन ये कहकर क्या उस किए हुए को छोटा नहीं किया जा रहा है अभय दुबे जी? और मुखरता से ये बात कहनी चाहिए राजनीतिक दलों को, ताकि केंद्र की सरकार तक की आवाज पहुंचे। आर्टिकल 246 7 शेड्यूल ये कहता है कि इंटरस्टेट माइग्रेशन हर हाल में केंद्र सरकार का दायित्व होगा। संविधान बनाने वालों ने, बाबा साहब अंबेडकर ने इसीलिए इस बात को निर्धारित किया। 85% वो दे तो रहे हैं सर, 15% तो स्टेट गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए था सर। बिल्कुल गलत। आपके टेलीविजन ने भी ये स्टोरी बताई कि मजदूर पूरा किराया देकर ट्रेन में बैठे हैं, उसके बाद केंद्र की सरकार जागी है। अगर मुखरता से प्रतिपक्ष ने ये आवाजें नहीं उठाई होती तो आज ये थोड़ी भी व्यवस्था नहीं की होती। 2 करोड़ 30 मतलब ये ठीक कर रहे हैं नेता, ये जो पंजाब में नेता कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। प्रतिपक्षियों को बिल्कुल केंद्र ने ठीक नहीं किया, ये इस बात का संकेत है। अगर समय रहते प्रधानमंत्री जी ने सुन ली होती तो जो पप्पू यादव जी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि बाकी सब ठीक है, आप जो कह रहे हैं उसके पीछे वजहें होंगी, लेकिन ये उससे कम है क्या कि आप रास्ते में किसी को 2 केले दे दें और साथ में सेल्फी खिंचा के फेसबुक में डालें? ये उससे कम है क्या? देखिए दिनेश गौतम जी, इससे भी दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलती है और भी लोग इससे प्रेरित होकर अच्छा, ये प्रेरणा के लिए है सर? यहाँ प्रेरणा के लिए अब सियासत में प्रेरणा देने के लिए ये सब करना होगा प्रेम शुक्ला जी, अपरिहार्य होता जा रहा है। देखिए दिनेश जी, इतनी बात नहीं। आपको एक और आश्चर्यजनक बात बताओ, आप तो पंजाब का दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र की आदरणीय उद्धव ठाकरे सरकार ने कहा कि हम प्रवासी मजदूरों का किराया खुद भरेंगे, और कांग्रेस के मंत्री नितिन राउत पहुंच के वहां कहते हैं इसके बाद कि नहीं, किराया हम भर रहे हैं। तो सरकार किराया भर रही है एक तरफ कहते हैं आप, और आप उसी सरकार में शामिल है, उसके बाद आप कहते हैं कांग्रेस भर रही है। तो देखिए, कांग्रेस को फर्जीवाड़ा की संस्कृति को प्रमोट करने का संवैधानिक अधिकार है। आपकी बात पर कुछ कह रहे हैं अभय दुबे। प्रेम शुक्ला जी जरा सुन ले वो। हाँ अभय दुबे, जितनी
देखिए, जितनी ट्रेनें हमने मांगी केंद्र की सरकार ने उपलब्ध नहीं कराई। हमने कहा प्रधानमंत्री जी से कि 2 करोड़ 30 लाख लोग जब एक दिन में सफर कर सकते हैं तो क्या ये सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि 1 या 2 सप्ताह में सारे मजदूरों को हम उनके घर भेज दें, क्योंकि ये ट्रस्ट डेफिसिट है इंडस्ट्री, केंद्र सरकार और मजदूरों के बीच। अगर ये दूर नहीं किया तो सालों साल हिंदुस्तान और ये बात तो पप्पू यादव जी ने भी कही, प्रेम शुक्ला साहब की 6.5 लाख रुपए में ट्रेन जो है पूरी बुक हो जाती है। आप लोगों ने वो किया क्यों नहीं, प्रेम शुक्ला जी? छोटे पैसे के लिए केंद्र दिमाग लगा रहा है। देखिए, सुन तो लीजिए, हर जगह हर राज्य में रेलवे ने नोडल ऑफिसर नियुक्त किया है, हर राज्य ने नोडल ऑफिसर नियुक्त किया है। कि राजस्थान में, महाराष्ट्र से राजस्थान के लिए लोगों प्रवासियों को भेजने की बात हुई, राजस्थान ने अपना बॉर्डर सील कर दिया। कांग्रेस की सरकार राजस्थान में नहीं है क्या? अशोक गहलोत की सरकार महाराष्ट्र में रेड जोन से जाने वाले प्रवासियों को अपने राज्य में प्रवेश देने के लिए तैयार नहीं है। अभय दुबे जी कृपा करके राजस्थान के आपके मुख्यमंत्री महोदय से हैं कि मुंबई से, महाराष्ट्र से जो लोग राजस्थान जाना चाहते प्रवेश तो दीजिए। आप किराए की बात कर दीजिए, किराया लोगों के पास है, महाराष्ट्र की सरकार किराया। पप्पू यादव कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे? आपका ऑडियो भी बीच में डिस्टर्ब आ रहा है। प्रेम शुक्ला जी जरा सही कीजिएगा अगर सिग्नल का प्रॉब्लम हो। पप्पू यादव जी आ रहा हूं, अजय आलोक आपके पास। डॉक्टर साहब आपके पास भी आता हूं, थोड़ा वक्त दीजिए। सर आप एक बात बताइए, 2-2, 3-3 लाख जब मजदूर पैदल जाने लगेंगे, फूका होगा, आत्महत्या होगी। कल मानसरोवर में आत्महत्या एक बच्चे कर लिए, डिलीवरी केसेस रिक्शे साइकिल पर हो गई, लेडीज मर गई, मजदूर कटने लगे, बच्चे 37 दिनों तक तरफ गए, कोटा के बच्चे जाने पर मजबूर हो गए। हमारे मित्रों ने और हम लोगों ने मिलकर ट्रेन का फेयर दिया। जब आप मार्केटिंग करते हो 1000 रुपया दे करके 9 रुपया 28 पैसा एक दिन पर खर्च करके 1000 दिए, 1000 दिए, 500 दिए, 500 दिए, 80 लाख ले लो, 80 लाख ले लो। हेमंत सोरेन और अब ममता बनर्जी ने तो कह दिया गलती भी करते हो, माफी भी मांगते हो। अब मैं तुम नारी खोखी की लड़ाई चल रही हो लगातार। अब एक मुख्यमंत्री सड़कों पर हो और बिहार के मुख्यमंत्री को सूरज भी ना लगे। अभी तक बिहार की स्थिति आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। वहां पर क्वारंटाइन 21 दिनों का करके डर का पैदा कर देते हो, जवाब भी ले लेते संक्रमण हैं। की स्थिति पैदा करते हो। नहीं, इस तरह की स्थिति पैदा आप 1000 रुपया 9 रुपया एक दिन दे करके 1 किलो दाल की बात करते हो। ठीक है पप्पू यादव साहब, जवाब ले लीजिए। जवाब टाइम कम बचा है। प्रेम शुक्ला जी आपने सड़कों पर खड़ा कर दिया। देखिए, तथ्यहीन बातें करने की पप्पू यादव को आदत है, मेरी आदत नहीं है। देखिए, किसानों के सम्मान निधि में 2-2 हजार रुपए गए कि नहीं गए, विधवाओं के पैसे गए कि नहीं गए, मजदूरों के लिए पैसे केंद्र सरकार ने दिए कि नहीं दिए। अब आ रहा हूं अभय दुबे। राज्य सरकारों में कुछ नीचे के स्तर पर अगर इंप्लीमेंट नहीं करना चाहे, मैंने आपको बताया महाराष्ट्र की स्थिति कि भाई 9000 करोड़ रुपए आपके पास तो हमने अपनी तरफ से दिया। अगर आप इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तो होगा कैसे अभय दुबे? लेकिन अगर ट्रेनें खोल दी गई जो कि अब चलनी शुरू भी हो गई हैं, क्या आप उन तमाम मजदूरों को ये प्रॉमिस करते हैं आप लोग जाएंगे और किराया भरेंगे उनका? देखिए, एक बात मैं बताऊं दिनेश गौतम जी, जब आज मैं बड़ा प्रसन्न था, खुश था अंतरात्मा से कि चलो लॉकडाउन खोलकर हम सामान्य परिस्थिति की ओर बढ़ रहे हैं, आत्मविश्वास जागेगा। मैंने दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आपके ही चैनल पर दृश्य देखे, वो बहुत हृदय विदारक थे। वहां पर कई मजदूर आए इस अपेक्षा से, उन्होंने कहा एक भी पैसा नहीं बचा है, इस ट्रेन में अगर कोई सीट खाली हो तो हमारे बच्चों को ही भेज दो, हम यहीं रह जाएंगे। आंखों में आंसू आ गए दिनेश गौतम जी वो दृश्य देखकर। मैं केंद्र की सरकार से आग्रह करता हूं, चलाइएगा एयर कंडीशन ट्रेनें, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उस एक मजदूर को घर पहुंचाने के बाद उसने अपना आत्मविश्वास सड़कों पर खो दिया है, आत्मसम्मान सड़कों पर खो दिया है। प्रधानमंत्री जी आपसे आग्रह है, उनके लिए पर्याप्त ट्रेन की व्यवस्था कीजिए। और हम चाहते हैं कि सामान्य परिस्थिति हो, हम सब आपके साथ दृढ़ता से खड़े हैं, सारे राजनीतिक दल, पूरा देश साथ खड़ा है। आज आप उद्घोष न कीजिए, सारे राज्य सक्षम है। अजय आलोक, क्यों हो रहा है? ये इसलिए है क्योंकि इस तरह की आपदा को किसी ने एंटीसिपेट नहीं किया था, कोई एसओपी नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है, या जानबूझकर कई जगह चूक की जा रही है? अजय आलोक, देखिए, मेरा मानना है कि अभी तक इस आपदा में काम बहुत अच्छा हो रहा है। अब ये काम इन लोगों को पच नहीं रहा है तो वो हमारी समस्या नहीं है। अभी देखिए, अभय दुबे जी कितने आराम से बोल लगे कि कांग्रेस पार्टी ये, कांग्रेस पार्टी ने वो किया, लेकिन आज अभय दुबे जी ने आज साबित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी या कोई भी सरकार जहां कांग्रेस की सरकार हो उसका मतलब सोनिया गांधी होता है।
पंजाब सरकार अगर पैसे दे रही है और वहाँ घूम घूम के लोग कह रहे हैं कि सोनिया गांधी ने पैसे भिजवाए हैं, पंजाब सरकार मतलब सोनिया गांधी हो गई। पूरे आज तक आप दिनेश जी इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, पूरे देश में आज तक कभी ऐसी सरकार देखी है आपने कि एक सरकार का मतलब एक वैसा व्यक्ति जो उस स्टेट का भी नहीं है और दूसरे स्टेट में बैठा हुआ है, पैसे दे रही है पंजाब सरकार, सोनिया गांधी ने अपने लिए पैसे दिए हैं, टिकट आपको सोनिया गांधी ने भिजवाए। तो ये लोग तो आपदा का मजाक उड़ा रहे हैं। इससे ये नहीं पता चलता है कि ये आपदा को लेकर कितने सीरियस है। इनका मकसद ही है सिर्फ राजनीति करना, तो इनकी बात सुन क्यों रहे हैं? अबे दुबे में आऊंगा डॉक्टर हम लोग साहब के अपना पास काम में, लेकिन कर रहे अभी हैं, जाना केंद्र सरकार अपना काम कर रही चाहूंगा है। थोड़ा विषयांतर करते हैं, सियासत से हटते हैं और ये समझते हैं डॉक्टर साहब, ये हम देख रहे हैं हमारे देश में सियासत का मिजाज क्या है, वोटर्स का मिजाज क्या है, किस तरीके से हमको रहने की आदत है, और ये अपनी जगह सच्चाई है और रातों रात इसमें कोई तब्दीली नहीं आने वाली है सर। डिसिप्लिन की बातें या हमको अब कुछ सतर्कता के साथ रहना होगा, कहना अच्छा लग रहा है सर, लेकिन इसकी आदत नहीं है हमको। ऐसे में लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाना, सख्त रहना या लिबरल हो जाना इकोनॉमी के मद्देनजर, आप किस पर जोर देंगे? देखिए, अभी तो जो सिचुएशन है 50 दिन लॉकडाउन के बाद, जैसा इकोनॉमी को हिट है, बहुत लोग त्रस्त हैं, तो इसमें रिलैक्सेशन मिलना स्वाभाविक है और वो होना भी चाहिए। बट इसका मायने ये नहीं है भी हम अपने प्रिकॉशंस को छोड़ दें तो एकदम से स्पर्ट आएगा। तो आई थिंक जैसा आपने बोला, ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, पहले कोई एसओपीज नहीं है इसके, सब लोग जैसे जैसे सामने आ रहा है उसी एंगल से इसके एसओपीज बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो एक एसओपी जिसपे मैं जोर देना चाहूंगा यहाँ, वो ये है कि जैसे जैसे ये रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसे आप शॉपकीपर्स ने अपना शॉप्स को खोलना शुरू किया, जो इसके नियम को कंप्लाई नहीं कर रहा है उसको पेनलाइज करना चाहिए। तो ये हमें मानना पड़ेगा भी, सिंपल कहने से, जैसा आप बोल रहे हैं, इंडियन सोसाइटी में ये बहुत मुश्किल है भी। एक बार आपने रिक्वेस्ट कर लिया, 50 दिन से क्या हुआ, हम रिक्वेस्ट ही तो कर रहे हैं। अब जाकर जब रिलैक्सेशन आएंगे तो वो चीजें कंप्लायंस में नहीं है। अभी आप जाकर मार्केट्स में देखें, जो शॉप्स खुले हैं वो ना तो पूरी तरह मास्क पहन रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग भी बहुत हद तक फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो उस कंप्लायंस के लिए ये जरूरी होगा कि हमें इम्पोज करना पड़ेगा, और अगर कोई लोग उसको कंप्लायंस में नहीं ले रहे हैं तो उनको पेनलाइज करना चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल पेनलाइजेशन हो, चाहे लॉ को सख्त करना पड़े, बिकॉज दिस इज टोटली अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन। लेकिन सर इसमें सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भी तो है, आपको ये भी ध्यान रखना होगा। जैसे मजदूरों की बात हो रही है सर, अब वो लोग पहले अपनी जिंदगी रोटी की लड़ाई लड़ें या सोशल डिस्टेंसिंग और पर्सनल डिस्टेंसिंग की बात करें, तो सर इसमें क्या आप समझते हैं, जब आप कह रहे हैं कि इन पे दंड लगाना चाहिए, तो ये भी देखना होगा कि कौन व्यक्ति किस सोशियो इकोनॉमिक क्लास से आ रहा है, या कोरोना काल है सबके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग व्यापारी हैं, जो लोग इकोनॉमिकली जुड़े हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं, दुकानदार हैं या कुछ एम्प्लॉइज रखे हुए हैं जिन्होंने 8-10, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लेबरर्स, जो पहले ही बहुत बुरी तरह त्रस्त हैं, उनको ये चीज नहीं लागू होगा। तो ये फिल्टर करना पड़ेगा, अलग अलग दायरे बनाने पड़ेंगे। कौन सी वो 4 बातें हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री के उद्बोधन में आज होगा, या आप अपेक्षा रखते हैं कि होना चाहिए? अब सारे मेहमानों के पास एक रैपिड फायर के लिए जाऊंगा, टाइम बहुत कम बचा हुआ है और आप लोग भी अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। TV9 भारतवर्ष के सर्वे में आप क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री की बातों में क्या रिफ्लेक्ट हो, ये हम दिखाएंगे 7 से 8 बजे तक, और 8 बजे प्रधानमंत्री का उद्बोधन होगा। पप्पू यादव साहब, आपका टाइम जल्दी से। सबसे पहले मेरा आग्रह होगा प्रधानमंत्री जी से कि किसी भी परिस्थिति में कि किसानों को 31 मई के पहले बीज और खाद, साथ साथ प्रवासी मजदूरों को हर परिस्थिति में रोजगार की गारंटी। किसानों पर ध्यान रखें, प्रेम शुक्ला साहब जल्दी से किसानों पर ध्यान दें। पप्पू यादव का कहना है, प्रेम शुक्ला साहब जल्दी से। हर भारतीय स्वस्थ और हर भारतीय का कल्याण हो, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सर्वे भवन्तु सुखिनः। अभय दुबे साहब, देखिए, जो रेड जोन्स है उसमें बहुत तेजी से हमको टेस्ट करने पड़ेंगे, उस पर फोकस करें, और 7,500 रुपए जो 8 करोड़ 22 लाख किसान रजिस्टर्ड है किसान सम्मान निधि में, 7,500 का जिक्र एक बार फिर, लेकिन तेजी से टेस्टिंग रेड जोन में। अजय आलोक, मुझे पूरा यकीन है कि प्रधानमंत्री अपने अनुभव का पूरा लाभ उठाएंगे और एक सामंजस्य बैठाने में सफल होंगे, जो बहुत संक्षेप में डॉक्टर रजनीश, हमारी अर्थव्यवस्था सामंजस्य बैठाए।
कुछ नए रूल्स जो इस महामारी के साथ बंधे हुए हैं उनको इम्पोज करना है, स्ट्रिक्टली बोलना है और साथ साथ लॉकडाउन को रिलैक्स करना है। रिलैक्स करें लेकिन रिस्ट्रिक्शंस को लेकर सख्त भी रहें। बहुत धन्यवाद हमारे मेहमानों का। देखते हैं क्या बातें आखिरकार देखने को मिलती हैं प्रधानमंत्री के उद्बोधन में। एक बार फिर से आपको बता दें कि आपके सर्वे के संदर्भ में सवाल नीचे रिफ्लेक्ट हो रहे थे 7 बजे। ये सवालों आपका जवाब क्या है? प्रधानमंत्री के उद्बोधन में क्या होना चाहिए? आपने क्या चाहा है आपको बताएंगे, लेकिन अड़ी में इतना ही। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अड़ी क्योंकि हमें है देश की पड़ी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।